लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इजिप्ट या मिस्र, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहली इमेज बनती है वो है पिरामिड की। 3000 साल चलने वाली एक ऐसी सभ्यता जहां पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राजाओं को पिरामिड में रखा जाता था ताकि एक दिन वो जिंदा हो सके। एक ऐसी सभ्यता जो जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दों पर पैसा खर्च करती थी। एक ऐसा देश जहां राजाओं का दिल निकालकर उन्हें पत्थरों के पहाड़ों में कैद कर दिया जाता था ताकि वो दोबारा जिंदा हो सके, क्योंकि उनके राजा यानी फराओ ही उनके भगवान थे। फराओ के अलावा सूरज को भी भगवान का दर्जा मिला हुआ था। वो सभ्यता अपने देवताओं को जिंदा रखती रही, लेकिन फिर एक दिन आया और ये सब कुछ खत्म हो गया। अपनी प्राचीन जड़ों से दूर आज का इजिप्ट अरबी बोलता है, इस्लाम को मानता है और काहिरा उसकी कैपिटल है। सवाल यह है कि जो सभ्यता 3000 साल तक नहीं बदली, उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो बिल्कुल अलग नजर आती है। आखिर कैसे इजिप्ट में इस्लाम फैला? क्या इजिप्ट की सभ्यता को किसी तलवार से मिटाया गया, या किसी प्रलय ने सब कुछ खत्म कर दिया, या फिर रातों रात सब कुछ पलट गया? आज इसी कहानी को हम जानेंगे, क्योंकि इजिप्ट के पिरामिडों से लेकर इस्लाम के आने तक का इतिहास बेहद ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इजिप्ट के पिरामिड से इस्लाम के बदलाव को समझने के लिए हमें उस सिस्टम की जड़ों में जाना होगा जिसने इस सभ्यता को महान बनाया था। 3150 ईसा पूर्व के आसपास इजिप्ट में एक राजा हुए, राजा नॉर्मर। इन्होंने आज के इजिप्ट के ऊपरी और निचले हिस्से को एक किया था। नॉर्मर से पहले इजिप्ट कोई महान साम्राज्य नहीं था। यह दर्जनों छोटे कबीलों और आज़ाद रियासतों में बटा एक बिखरा हुआ इलाका था। ऊपरी और निचले इजिप्ट के इन छोटे शहर राज्यों के बीच जमीन, व्यापार और नील नदी के पानी पर कब्जे के लिए कई सारे युद्ध होते रहते थे। सत्ता किसी ईश्वरीय व्यवस्था के हाथ में नहीं थी, बल्कि उन लोकल सरदारों के पास थी जिनकी हैसियत सिर्फ उनकी सेना की ताकत से तय होती थी। हालांकि इन्हीं आपसी संघर्षों के बीच इजिप्टवासी खेती करना, सिंचाई की व्यवस्था बनाना और शुरुआती चित्रलिपि को गढ़ना सीख रहे थे। इजिप्ट के इसी बिखराव और कबीलाई दौर को नार्मर ने खत्म करके पूरे इलाके को जीता और एक साम्राज्य में बदलने का काम किया। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल बुनियाद डाली गई जिसको कहा गया मात, यानी ब्रह्मांड का संतुलन और एक डिवाइन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट था फराओ, और फराओ को सबसे अहम काम था नील नदी की सालाना बाढ़ को कंट्रोल करना। हालांकि ये काम करने के लिए काफ़ी क्रूरता बरती गई। नार्मर पैलेट के सबूत साफ बताते हैं कि उसने भयंकर मिलिट्री ताकत और कत्लेआम से इजिप्ट को एक किया था, और मात सिर्फ उस कब्जे को सही ठहराने का एक तरीका था। तो राजा की ताकत का केंद्र बिंदु था नील नदी। नील नदी इजिप्ट के आम लोगों के लिए सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो इसे देवी आइसिस के आंसू मानते थे। वहीं कुछ के लिए ये लाइफ का सिंबल भी थी। इसी नदी के सहारे इजिप्ट के फराओ यानी राजाओं ने अपने आप को भगवान बनाकर रखा। नील नदी के इकोसिस्टम ने मौत के बाद की लाइफ यानी आफ्टर लाइफ की एक बेहद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी खड़ी कर दी। ये खजाने पर सिर्फ बोझ नहीं थी, बल्कि हजारों मजदूरों और आर्टिस्ट को रोजगार देने वाली एक बड़ी इंडस्ट्री थी। प्राचीन इजिप्ट की एनाटॉमी की समझ आज के नज़रिए से काफ़ी अलग थी। उनका मानना था कि इंसान की फीलिंग्स, यादें और बुद्धि उसके दिल में होती है, दिमाग में नहीं होती। इसीलिए अमीर और शाही लोगों को ममी बनाते वक्त नाक के रास्ते एक हुक डालकर उनके दिमाग को बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए ये दिमाग जो है ये बेकार था। इसके उलट आफ्टर लाइफ में हिसाब किताब के लिए दिल को बहुत हिफाजत से शरीर के अंदर ही रखा जाता था और बाकी बॉडी पार्ट्स को कैनपिक जार में सेफली रख लिया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिड के निर्माण ने वहाँ की इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया, लेकिन असल में ये पूरा सच नहीं है। इजिप्ट का असली पतन अरबों के आने से सदियों पहले शुरू हो चुका था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 332 ईसा पूर्व में सिकंदर के इजिप्ट में दाखिल होने के बाद एक बहुत ही गहरा कल्चरल डिवाइड पैदा हुआ। अलेक्जेंड्रिया के महलों में एक ग्रीक बोलने वाला एलीट वर्ग बैठता था, जबकि खेतों में तपती धूप के बीच काम करने वाला असली स्वदेशी इजिप्शियन या कॉप्टिक किसान बस पिस रहा था। इजिप्ट में ये दो अलग दुनियाएं बन गई। टॉलेमिक राजाओं ने फराउनिक उपाधियां अपनाई, लेकिन उनका दिल हेलेनिस्टिक यानी ग्रीक संस्कृति में था। ये कल्चरल डिवीजन बाद में और गहरा होता गया।
इजिप्ट को बड़े बड़े पिरामिडों के निर्माण ने खोखला नहीं किया। असल में ये विशाल एम्पायर तब टूटना शुरू हुआ जब भयानक सूखे ने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया, जब जियोलॉजिकल बदलावों या क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से बाढ़ का पैटर्न बिगड़ा और सूखा पड़ा, तो फराओ का जो ईश्वरीय होने का तिलिस्म था वो भी टूटना शुरू हो गया। जब भगवान ही लोगों का पेट ना भर सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमजोर होना तय था और लोकल गवर्नरों की बढ़ती पॉलिटिकल ताकत ने फराओ के सेंट्रल ताकत को अंदर से खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों हालात और भी बदतर हो गए 30 ईसा पूर्व में। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ ही इजिप्ट पर ऑगस्टस का कब्जा हो गया। इन्होंने इजिप्ट को रोमन सेनेट को सौंपने की बजाय अपनी निजी जागीर बना लिया। रोम के लिए इजिप्ट एक राज्य से ज़्यादा एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मशीन बन गया था। क्यूरा इनोना सिस्टम के तहत रोम की जनता का पेट भरने के लिए इजिप्ट के किसानों से हर साल लगभग 1.5 लाख से 2,72,000 टन अनाज एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इजिप्ट कोई गुलाम स्टेट नहीं था, लेकिन वो रोमन एम्पायर की इकोनॉमी को जिंदा रखने वाला एक ऐसा शोषित प्रांत बन गया जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल ताकत या अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची थी। 7वीं सदी में इजिप्ट बाइजेंटाइन एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन ये कंट्रोल अंदर से खोखला हो चुका था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली, धार्मिक और आर्थिक नीतियां। बाइजेंटाइन शासक चाल्सिडोनियन ईसाई थे, जबकि इजिप्ट की मूल कॉप्टिक आबादी नॉन चाल्सिडोनियन या मिया फसाइट थी। बाइजेंटाइन एम्पायर ने इस रिलीजियस डिफरेंस की वजह से इजिप्ट के लोगों पर अच्छा खासा टैक्स लगाया और उनको एक्सप्लॉइट किया। इसकी वजह से लोकल लोगों में सत्ता के खिलाफ गुस्सा फैल गया। वहीं दूसरी वजह थी अरबों के आने से ठीक पहले इजिप्ट पर सैसनिड एम्पायर्स यानी सैसनिड फारसियों का कब्जा। यह कब्जा 619 से 629 एडी तक रहा था। इस लंबे युद्ध ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया। इस मिलिट्री कमजोरी और लोकल कॉप्टिक आबादी का सपोर्ट ना मिलने से एक पावर वैक्यूम बना। इस वैक्यूम ने 639 एडी में अरब सेनाओं के लिए इजिप्ट पर कब्जा करना आसान बना दिया। 639 ईस्वी में इस्लाम की रशीदुन खिलाफत ने स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट इजिप्ट पर कब्जा करने की शुरुआत की। अरब कमांडर अम्न इब्न अल आस की शुरुआत में केवल 4000 सैनिकों के साथ इजिप्ट में घुसे। बाइजेंटाइन सेना अपनी भारी फॉर्मेशन और बड़े किलों पर डिपेंडेंट थी, जबकि अरब सेना हल्के घुड़सवारों और तेज स्पीड वाले रेगिस्तानी जंग में माहिर थी। जुलाई 640 ईस्वी में हेलियोपोलिस का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध से पहले अरबों को लगभग 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की मदद मिल चुकी थी। अम्र इब्न अलास ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा और बाइजेंटाइन फौज पर अचानक तीनों तरफ से हमला किया। बाइजेंटाइन आर्मी इस घेराबंदी को संभाल नहीं पाई और बुरी तरह हार गई। इस हार ने इजिप्ट में बाइजेंटाइन एम्पायर का डिक्लाइन करा दिया। हेलियोपोलिस की लड़ाई में करारी हार के बाद बाइजेंटाइन आर्मी और उसके गवर्नर साइरस अपनी जान बचाकर बेबीलोन या काहिरा के किले के अंदर छिप गए। ये 60 फुट ऊंची पत्थर की दीवारों वाला ऐसा किला था जिसे भेदना उस वक्त लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। जुलाई 640 ईस्वी के बाद अरब सेना ने इस किले की सख्त घेराबंदी शुरू कर दी। चिलचिलाती धूप, धूल भरी हवाएं और लगातार 7 महीने का लंबा इंतजार। किले के बाहर अरब सेना डटी रही और किले के अंदर बाइजेंटाइन सप्लाईज खत्म होने लगी। भूख से ज्यादा तेजी से अंदर बैठे सैनिकों का मनोबल टूट रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया से उनको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। किले के अंदर सिर्फ मनोबल नहीं टूट रहा था, बल्कि साइरस ने एक तरफा फैसला लेते हुए सम्राट हेरक्लिस की मंजूरी के बिना अरबों के साथ सरेंडर और जजिया टैक्स देने की सीक्रेट बातचीत शुरू कर दी। इसी वजह से हिस्टोरियंस साइरस के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करते हैं। कुस्तुनतुनिया के सम्राट हेरोक्लियस और कई इतिहासकारों ने साइरस को एक गद्दार और कायर के रूप में पेश किया, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। साइरस कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो एक रियलिस्ट था। उसको अच्छे से पता था कि किले के बाहर रहने वाली कॉप्टिक जनता बाइजेंटाइन शासकों से नफरत करती है। वो ये भी जानता था कि इजिप्ट के आम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर को बचाने के लिए हथियार नहीं उठाने वाले। हालांकि इस नफरत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद साइरस था। उसने सालों तक कॉप्टिक लोगों का क्रूर रिलीजियस उत्पीड़न किया था। अपनी ही नीतियों से लोकल सपोर्ट को खत्म कर चुका था साइरस, और अब 60 फुट ऊंची दीवार के पीछे वो फंसा हुआ था, जो बिना कुस्तुनतुनिया की मदद के सिर्फ एक कब्रगाह साबित होती। ऐसी हालत में सरेंडर का जो फैसला है कोई दूरदर्शी कूटनीति नहीं थी, बल्कि एक हताश रियलिस्ट का आखिरी दांव था।
जब साइरस को दिख गया कि उसकी अपनी क्रूरता के चलते इजिप्ट के लोग अरबों तक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो उसने कम से कम नुकसान के साथ जजिया देकर पीछे हटने में समझदारी समझी। बेबीलोन किले के पतन ने इजिप्ट में बाइजेंटाइन मिलिट्री की रीढ़ हमेशा के लिए तोड़ दी। 641 ईस्वी के आखिर में अलेक्जेंड्रिया की ट्रीटी हुई और इस संधि की शर्तें उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इसमें शहरों को जलाने या आम लोगों के खून खराबे की बात नहीं की गई। इसकी बजाय 11 महीने के सीज फायर, बाइजेंटाइन आर्मी की समंदर के रास्ते सुरक्षित वापसी और कॉप्टिक ईसाइयों और यहूदियों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता यानी इस्लाम के हिसाब से धिम्मी के दर्जे का प्रावधान रखा गया। अरब कमांडरों को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी भी चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आम कॉप्टिक किसानों के लिए यह सत्ता परिवर्तन की एक राहत थी। रोम का जो क्यूरा एनोना कॉन्सेप्ट था वो तुरंत खत्म कर दिया गया। सत्ता अब अलेक्जेंड्रिया यानी एलीट के हाथों से निकलकर फुस्टाट यानी अम्र द्वारा बसाई गई नई राजधानी के अरब कमांडरों के पास आ गई। अरबों के आने के बाद इजिप्ट के टैक्स सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ पैसे जाने की दिशा बदल गई। बाइजेंटाइन दौर के पुराने टैक्स ढांचे को ही बनाए रखा गया, बस उनका अरबीकरण करके गैर मुस्लिमों पर जजिया और खराज टैक्स लागू कर दिया गया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स वसूली का काम कॉप्ट ईसाइयों के हाथों में ही रहा, क्योंकि रेगिस्तानी युद्ध में माहिर अरब लड़ाके इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाना नहीं जानते थे। इसके अलावा शुरुआती अरब रूलर्स ने खुद धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं दिया। वो जानते थे कि अगर इजिप्ट की जनता ने तुरंत इस्लाम अपना लिया तो जजिया से होने वाली कमाई खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल मिथक है कि लोगों को तलवार के डर से रातों रात मुसलमान बनाया गया। असलियत ये है कि इस जीत के बाद भी 13वीं से 14वीं शताब्दी तक इजिप्ट एक ईसाई डोमिनेटेड देश ही बना रहा और रिलीजियस कन्वर्जन की एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया चलती रही। हिस्टोरियंस के बीच एक लंबी बहस रही है कि इजिप्ट के लोगों ने इस्लाम क्यों अपनाया। दशकों तक इसे सिर्फ जजिया से बचने का तरीका माना गया, लेकिन रियलिटी देखें तो समाज के अलग अलग हिस्सों के लिए इसके कारण अलग अलग थे। सोशल मोबिलिटी और नए एफ्रो यूरेशियन ट्रेड नेटवर्क का इकोनॉमिक फायदा उठाने के लिए इजिप्ट के व्यापारियों और कुलीन वर्ग ने इस नई पहचान को अपनाना शुरू किया। दूसरी तरफ शुरुआती इस्लामी काल, खास तौर पर उमैयद डायनेस्टी में राज्य वास्तव में धर्मांतरण को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता था ताकि जजिया से होने वाली कमाई बनी रहे। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा बदलकर अरबी कर दी गई और 8वीं-9वीं सदी में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और कॉप्टिक किसानों ने इसके खिलाफ हथियारबंद विद्रोह किए और इन विद्रोहों को जब कुचल दिया गया, तब आम जनता का सब्र टूट गया। दूसरे किसी विद्रोह की अब ताकत बची नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अर्बनाइज हो रहा था और टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा था। इन वजहों से इजिप्ट की जो डोमिनेटेड आबादी थी उसने धीरे धीरे अपना धर्म बदल दिया। उमैयद खलीफाओं की एंटी कन्वर्जन नीति काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स पर टिकी हुई थी। स्टेट का खजाना गैर मुस्लिमों से मिलने वाले जिजिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। अगर इजिप्ट की पूरी आबादी तुरंत मुसलमान बन जाती तो टैक्स का ये बड़ा सोर्स खत्म हो जाता। इसीलिए इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ नए रिलीजियसली कन्वर्टेड मुसलमानों से भी टैक्स वसूला जाता रहा। ऑब्वियस सी बात यह है कि यह मानना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि कॉप्ट्स ने अरबों का खुशी खुशी स्वागत किया। जब उमैयद और अब्बासिद शासकों ने टैक्स का बोझ बढ़ाया तो नाइल डेल्टा के दलदली इलाकों में रहने वाले कॉप्ट्स ने एक लंबा और हिंसक सशस्त्र विद्रोह किया। इसे बशमूरिक विद्रोह भी कहा जाता है। ये प्रतिरोध इतना मजबूत था कि 832 ईस्वी में अब्बासिद खलीफा अल मामून को खुद अपनी भारी सेना को लेकर बगदाद से इजिप्ट आना पड़ा। इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलकर बस्तियां जला दी गई, बचे हुए विद्रोहियों को गुलाम बना लिया गया। इसी हार के बाद कॉप्टिक प्रतिरोध हमेशा के लिए टूट गया और इजिप्ट में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की लहर तेज हुई। इस सत्ता परिवर्तन को 9वीं सदी के इस्लामी इतिहासकार अल बालाधुरी बाइजेंटाइन जुल्म से मुक्ति के रूप में देखते हैं, जबकि जॉन ऑफ निकियू जैसे शुरुआती कॉप्टिक क्रॉनिकल्स इसे एक विनाशकारी आक्रमण तो मानते हैं, लेकिन साथ ही बाइजेंटाइन शासकों के पापों के लिए एक ईश्वरीय सजा भी बताते हैं। धार्मिक बदलाव के साथ साथ इजिप्ट में लैंग्वेज का भी एक बड़ा चेंज हुआ। 7वीं सदी में जब अरब आए थे तब इजिप्ट की सरकारी और प्रशासनिक भाषा ग्रीक होती थी, जबकि कॉप्टिक केवल आम जनता और चर्च की भाषा थी। 8वीं सदी की शुरुआत में उमैयद खलीफाओं ने एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया और सरकारी कामकाज की भाषा को बदलकर अरबी कर दिया। इसके बाद अरबी सत्ता, रुतबे और रोजगार की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। 10वीं सदी में फातिमिद काल तक आते आते अरबी व्यापार और रोज़मर्रा के जीवन की मुख्य ज़बान बन गई।
जो व्यक्ति अरबी नहीं जानता था वो सीधे तौर पर आर्थिक और प्रशासनिक सिस्टम से बाहर हो जाता था। 14वीं सदी तक कॉप्टिक आम बोलचाल से पूरी तरह से खत्म हो गई और केवल चर्च की चार दीवारी तक और इसके साथ साथ धार्मिक रस्मों तक सिमट कर रह गई। सदियों पुराने पेपराइज दस्तावेजों पर यूनानी और कॉप्टिक लिपि की जगह पूरी तरह से अरबी ने ले ली। प्रशासन और अर्थव्यवस्था के इसी दबाव ने इजिप्ट की लिंग्विस्टिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये सोचना ऐतिहासिक रूप से गलत है कि प्राचीन इजिप्ट कभी खत्म नहीं हुआ या उसने अपना अतीत मरने नहीं दिया। असलियत ये है कि प्राचीन इजिप्ट का धर्म, भाषा और मूल संस्कृति सदियों पहले पूरी तरह से मिट चुके थे। आज का इजिप्ट एक अरबी बोलने वाला सुन्नी मुस्लिम देश है और सदियों तक यहाँ इस्लामी मान्यताओं में प्राचीन फराओं को केवल अहंकार और अधर्म के रूप में ही देखा जाता था। 19वीं और 20वीं सदी में फराओनिक इतिहास की जो वापसी हुई वो कोई स्वाभाविक जुड़ाव नहीं था। ये ब्रिटिश सत्ता और पैन अरब पहचान के खिलाफ इजिप्ट के नेताओं द्वारा अपनी एक अलग नेशनल पहचान बनाने के लिए उठाया गया सोचा समझा पॉलिटिकल कदम था। इसे फराओनिज्म कहा जाता है। आज का इजिप्ट यूनानी, रोमन, ईसाई और इस्लामी शासन के कब्जों और सोशल चेंजेस का सीधा रिजल्ट है, न कि एंशिएंट इजिप्ट का कोई बदला हुआ रूप। तो दोस्तों, ये थी कहानी इजिप्ट के फराओ से लेकर इस्लाम अपनाने तक की कहानी। कैसे यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए और किस तरह से लोगों ने अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को झेला। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।